हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CFC कैप्सूल फॉर कंसेप्ट। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में, उसमें एक टॉपिक बच गया था क्या, तो एडवांटेजेस क्या है पैरेलल कम्बिनेशन का सीरीज कम्बिनेशन के ऊपर। ओके, तो देखो सीरीज कम्बिनेशन में अगर देखो ढेर सारे कंपोनेंट्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे आयरन हो गया, मान लो रेफ्रिजरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, कोई एक अगर कनेक्शन फेल हो जा रहा है, सर्किट अगर ब्रोकन हो जा रहा है, मान लो बल्ब का ही फिलामेंट टूट जाता है या फिर बल्ब का ही सर्किट में से ब्रोकन हो जा रहा है, ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे करंट नहीं पास करेगा कोई। ये देखो सारे जो अप्लायंसेज है ना, वहाँ तक करंट पास नहीं करेगा और वो वर्क नहीं करेंगे। ओके, फेल टू वर्क, वही बोल रहा है इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स, अगर एक कंपोनेंट फेल हो जा रहा है ना, तो द सर्किट ब्रोकन हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्किट वहाँ से टूट जाता है। ओके, सर्किट ब्रोकन हो जाता है एंड नोन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स, और कोई क्योंकि करंट पास ही नहीं करेगा भाई, तो कोई भी कंपोनेंट वर्क कैसे करेगा। ओके, तो ये हो गया एक ये डिसएडवांटेज। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब देखो दूसरा, different appliances have different requirement of current. This cannot be satisfied in series एज करंट रिमेन्स सेम। अब देखो सीरीज सर्किट में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि करंट जो होता है ना, वो सभी जगह क्या होते हैं, सेम होते हैं करंट। सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ से जो करंट जाएगा ना, वही करंट यहाँ भी जाएगा, वही करंट यहाँ भी जाएगा। ओके, करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा डिफरेंट कंपोनेंट में, जबकि अलग अलग जो अप्लायंसेज हैं उनका जो रिक्वायरमेंट जो होता है करंट का वो अलग अलग होता है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के द्वारा सेटिस्फाई नहीं होगा ये वाला। ओके, तीसरा क्या बात करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है ना पैरेलल सर्किट में, वो डिक्रीज कर जाता है। ये भी हमने पढ़ा था कि टोटल रेजिस्टेंस जो पैरेलल सर्किट में जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आखिर में ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो देखो इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो, यानी कि सर्किट में सिर्फ क्या हो, रेजिस्टेंस हो, तो द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट, और इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। ओके, तो देखो मेनली होता क्या है, देखो करंट जिस पाथ से फॉलो कर रहा है, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, और रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको विरोध करेगा कि इधर से नहीं जाना है। ओके, तो अब विरोध करने के दौरान देखो करंट सफ़र करेगा विरोध रेजिस्टेंस के थ्रू। ओके, तो इस विरोध करने के दौरान ही करंट वर्क करेगा, यानी कि वर्क करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा, हीट के फॉर्म में रिलीज होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और देखो ई जो होता है एनर्जी, ई क्या होता है, ये पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या हो गया तुम्हारा, पावर इनटू टाइम। ओके, और देखो और पावर क्या होता है, पावर जो होता है वो पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, पावर जो होता है VI होता है, और E को हम क्या लिख सकते हैं, E जो होता है H के हीट एनर्जी के बराबर होता है। H हो गया तुम्हारा हीट एनर्जी, तो H क्या हो जाएगा यहाँ पे, H जो हो जाएगा पावर क्या हो गया, V इंटू आई, यानी कि पोटेंशियल इंटू इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ से हीट क्या हो जाएगा, VI इंटू T, ये हो गया तुम्हारा हीट। ओके, हीट एनर्जी। अब देखो V को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल जो होता है वो IR के बराबर होता है। ओके, करंट हो गया इंटू रेजिस्टेंस, तो H क्या हो जाएगा तुम्हारा, IR इंटू आई, ओके, इंटू T, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा I²RT, ये हो जाएगा तुम्हारा H, हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, I²RT। तो कितने फार्मूला हमने पढ़े, एक हो जाएगा एनर्जी हीट एनर्जी P इंटू T, एक हो गया पावर इंटू टाइम। ओके, वही सेम किसके हो जाएगा तुम्हारा, V इंटू आई इंटू टी, यानी कि पोटेंशियल इंटू करंट इंटू टाइम। ओके, यानी कि हीट एनर्जी VIT हो जाएगा, और VIR के बराबर होता है, तो H क्या हो जाएगा, I²RT। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी का फॉर्मूला, और इससे क्वेश्चन भी डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व हो जाएंगे, और डायरेक्ट फार्मूला से ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जूल्स लॉ क्या कहता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, हीट प्रोड्यूस जो होता है ना रजिस्टर में, जो हीट प्रोड्यूस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, सबसे पहले स्क्वायर ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के स्क्वायर के। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट।
फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के, ओके। और फिर तीसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के थ्रू जितने समय तक करंट फ्लो करता है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इस प्रकार एच जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, I² RT के बराबर हो जाएगा, ओके। तो हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेज। अब देखो कौन किस टाइप के डिवाइसेज में हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो डिजायरेबल होता है, एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक हीटर आ गया, फिर इलेक्ट्रिक आयरन आ गया, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, etc। इन सारे जो डिवाइसेज हैं इनमें हीटिंग इफेक्ट डिजायरेबल होता है। और किन में अनडिजायरेबल होता है हीटिंग इफेक्ट, नहीं किन में हीटिंग इफेक्ट यूज़ नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर मॉनिटर हो गया, CRT TV हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, etc, ओके। अब देखो इलेक्ट्रिक बल्ब में, इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय, देखो अधिकांश जो पावर होता है, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट। देखो जो बल्ब जो होता है ना उसमें अधिकांश पावर किस फॉर्म में कंज्यूम होता है, हीट के फॉर्म में, हीट रिलीज होता है, ओके। और कुछ पार्ट जो होता है ना वो लाइट के फॉर्म में रेडिएट करता है। तो अधिकांश देखो बल्ब में अधिकांश जो पावर का पार्ट है वो किस में कंज्यूम्ड होगा, हीट के फॉर्म में, और स्मॉल पार्ट जो होगा वो लाइट के फॉर्म में रेडिएट करेगा, ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। और इसमें हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एक हो गया तुम्हारा फिलामेंट और दूसरा हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब बल्ब का फिलामेंट जो है, यहाँ से बल्ब का ये फिलामेंट हो गया, ये बल्ब हो गया, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये तुम्हारा फिलामेंट है, ओके। तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किस मेटल से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है, एक मेटल है टंगस्टन, ओके, इससे बना होता है। और ऐसा क्यों है कि बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन से बना होता है। तो पहली बात कि टंगस्टन जो होता है ना ये मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। टंगस्टन बहुत हाई टेम्परेचर अगर आ जाए ना तो भी क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, लगभग 3380 यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि मेल्ट भी नहीं करेगा कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा रीजन कि फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन से क्यों बना होता है। अब देखो द बल्ब आर फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव गैसेज। अब देखो बल्ब किस टाइप के गैसेज से फिल्ड होता है, जो केमिकली इनएक्टिव गैसेज होते हैं, जो टंगस्टन से रिएक्शन ना करें, ओके। देखें नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया। टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, का लाइफ जो होता है प्रोलॉन्ग हो जाए इसके लिए ये इनएक्टिव गैसेज फिल करते हैं बल्ब में, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ये कैसा डिवाइस है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है ना ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है। देखो घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को सबसे मेन में क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर आवश्यकता से ज़्यादा ओवरलोड हो जाए ना, करंट का ओवरलोड हो जाए ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है ना उसका वो फ्यूज़ होता है, ओके। वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रोकन कर देता है ताकि अंदर कोई डिवाइस जो होता है, कोई भी जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर कोई भी अदर डिवाइसेज जो हो गया वो जले नहीं, ओके। इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता है, सेफ्टी डिवाइस के रूप में। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, ओके। ओवरलोडिंग हो गया या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, उस केस में ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो होता है हमारे घरों में उनको ये बचाता है, सेफ्टी डिवाइसेज। क्यों, ओके, क्योंकि अगर सबसे पहले तो फ्यूज़ ही लगाया जाता है ताकि अगर ओवरलोड हो तो सबसे पहले फ्यूज का वायर ब्रोकन हो, ओके। फ्यूज इज मेड ऑफ अ प्योर, देखो प्योर मेटल और एलॉय से बना होता है, ओके। अब मेटल में टीन हो सकता है या फिर कॉपर एंड टीन का एलॉय हो सकता है, ओके। अब फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड। अब देखो फ्यूज को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं विथ लाइव वायर्स, ओके। याद रखना ये पॉइंट कि फ्यूज को कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ताकि यहाँ का अगर सर्किट ब्रोकन हो ना तो पूरे अप्लायंसेज काम करना बंद कर दे, ओके। इसलिए इसको सीरीज में यूज किया जाता है और यही वजह है कि ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, यानी सेफ्टी डिवाइस होता है, ओके। फ्यूज हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो फ्यूज के पास लो मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादा अगर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ओके। इसलिए फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर दैन डैट ऑफ द अप्लायंसेज। अब देखो जो हमारे घरों में अप्लायंसेज यूज होते हैं ना उससे ज़्यादा करंट कैपेसिटी रखा जाता है फ्यूज में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। और इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया, यह यानी कि वह रेट है
जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ना वो कंज्यूम्ड हो जाता है या फिर डिसिपेटेड होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। और पावर का फार्मूला क्या होता है तुम्हारा V × I, जहाँ पे V क्या हो गया तुम्हारा पोटेंशियल हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा करंट हो गया, ओके, और ये क्या हो गया पावर हो गया। तो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू करंट, ओके। और चूँकि हम V इज इक्वल टू IR पढ़ते हैं तो पावर क्या हो जाएगा IR × I, यानी कि I²R, ओके। पावर क्या हो जाएगा I²R, ये हो गया I²R। और देखो I²R हो गया। अब देखो I बराबर V/R अगर हम पुट करेंगे तो V/R² इंटू R हो गया। और देखो V²/R R² इंटू R से R² का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V²/R और V²/R इंटू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा I²R। ये हो गया तुम्हारा पावर का फार्मूला, ओके। अब SI यूनिट पावर का कितना हो गया, पावर का SI यूनिट वाट होता है, ओके। और इसका सिंबल क्या होता है कैपिटल W। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, क्योंकि P इज इक्वल्स टू V इंटू I होता है ना, यहाँ देखो P इज इक्वल्स टू V इंटू I होता है। V पोटेंशियल हो गया और पोटेंशियल का वोल्ट होता है और करंट का एम्पियर होता है, तो 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज को किलोवाट आवर बोलते हैं। कमर्शियल यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 पावर जूल। तो किलोवाट आवर किसका यूनिट हो गया, एनर्जी का यूनिट हो गया। पावर का यूनिट नहीं होता है किलोवाट आवर, ओके, एनर्जी का यूनिट होता है। ये हो गया। उसके बाद देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्वेश्चन है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर किसका, एनर्जी का, सिंपल सी बात है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।